प्रीवियस लेक्चर में आपको मैंने एक बताया था कि मैट्रिक्स को जो है वो जनरलाइज फॉर्म में जो है वो कैसे लिखते हैं, और जनरलाइज फॉर्म में जो है उस मैट्रिक्स की एंट्रीज को जो है वो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे देखें तो ये एक m क्रॉस n ऑर्डर का वो जनरलाइज मैट्रिक्स लिखा हुआ है। इसमें मैट्रिक्स की पहली एंट्री को जो है A11 लिखा हुआ है। A11 मीन्स ये पहली रो और पहले कॉलम वाली एंट्री है। और जो उसके बाद ये जो एंट्री लिखी हुई है इसका नाम रख दिया A12। क्यों नाम रख दिया इसका A12? क्योंकि ये पहली रो और दूसरे कॉलम वाली एंट्री है। तो एक नीचे जो छोटे से दो नंबर लिखे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा होगा A23, तो ये 2 3 का मतलब ये होता है कि जो एंट्री लिखी हुई है ये वाली एंट्री सारी की सारी जो लिखी हुई है कौन सी एंट्री है, ये दूसरी रो और तीसरे कॉलम वाली एंट्री है। ठीक है, तो नीचे जो नंबर 2 लिखे होते हैं वो नंबर जो है वो उस एंट्री की पोजीशन के बारे में बताते हैं कि कौन सी पोजीशन वाली एंट्री जो है लिखी हुई है जिसकी बात हो रही है। ये तो जनरल बात हो रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे अगर लेट्स से अगर ये मैट्रिक्स ये वाला लिखा हुआ है, अब इसकी एंट्रीज हैं 1 7 6 5 4 वगैरह जो भी है। तो अगर आप 5 की बात कर रहे होंगे इस 5 की, तो ये 5 जो है वो दूसरी रो और पहले कॉलम में मौजूद है। इसका मतलब ये है कि इस एंट्रीज को अगर आप पोजीशन वाइज नाम लेना चाहे तो ये क्या होगा, A2 और 2 दूसरी रो दूसरे कॉलम में है तो इसका नाम होगा A22 इज इक्वल टू 5। तो 5 क्या है, दूसरी रो दूसरे कॉलम में, इसका जो है पोजीशन वाइज अगर नाम होगा तो वो क्या होगा, A22 होगा। इसी तरह अगर आप 4 की बात करें तो 4 आपके पास जो है वो थर्ड रो और पहले कॉलम में है। सबसे पहले रो नंबर लिखते हैं, याद रखना सबसे पहले रो नंबर लिखते हैं। तो ये 4 है आपके पास तीसरी रो में है, तो यहाँ पे एक नीचे आएगा 3 और पहले कॉलम में है तो साथ में आएगा 1। तो A31 आपके पास क्या है, वो 4 है, यानी कि 4 आपके पास क्या है, तीसरी रो और पहले कॉलम वाली एंट्री है। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं जो 4 आपके पास है 1 2 3 तीसरी रो और पहले कॉलम वाली एंट्री है ये वाला 4। तो यहाँ पे जो नंबर एक नीचे छोटे से लिखते हैं वो नंबर जो है वो एंट्रीज की पोजीशन के बारे में बताते हैं। अब इसी तरह अगर स्क्वायर मैट्रिक्स की बात की जाए तो स्क्वायर मैट्रिक्स में ये जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं ये वाले चाहे वो 3x3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स हो, चाहे वो 2x2 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो उसकी जो डायगोनल एलिमेंट्स होती हैं उनकी अगर आप पोजीशन नोट करें तो देखेंगे उनकी पोजीशन में क्या खास बात पाई जा रही है। अभी देख लेते हैं क्या खास बात है उनकी पोजीशन में। ये जो डायगोनल एलिमेंट पहला है 2, ये कौन सी रो और कौन से कॉलम में है, बताएगा कोई? तो पहली A11 तो पहला पहली रो और कॉलम। पहला कॉलम। पहली रो और पहले कॉलम। तो यहाँ पे लिखेंगे A11 इज इक्वल टू 2, यानी कि पोजीशन वाइज जो है वो जो 2 है उसका जो जनरल रिप्रेजेंटेशन नंबर की जो बन रही है वो क्या बन रही है, A11 बन रही है। इसी तरह जो दूसरी डायगोनल एंट्री है वो क्या आपके पास 6 है। तो अगर इसको जो है पोजीशन वाइज लिखें तो हम कैसे लिखेंगे, जो 6 है आपके पास वो दूसरी रो और दूसरे कॉलम में है, इसलिए जो 6 का अगर हम नाम लिखेंगे पोजीशन वाइज तो वो क्या होगा, दूसरी रो और दूसरा कॉलम मीन्स A22 वो किसके इक्वल है, वो 6 के इक्वल है। इसी तरह जो तीसरा डायगोनल एलिमेंट है चाहे 6 हो या और जो भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तीसरा डायगोनल एलिमेंट है वो क्या है, वो तीसरी रो और तीसरे कॉलम है, इसलिए इसका नाम क्या होगा, A33 इज इक्वल टू 6। तो डायगोनल एलिमेंट्स में देख लें कि जब भी आप डायगोनल एलिमेंट्स को पोजीशन वाइज लिखेंगे तो यहाँ पे जो नंबर आ रहे हैं ये वाले, जैसे कि यहाँ पे 1 1 आ रहा है, यहाँ पे 2 2 आ रहा है, यहाँ पे 3 3 आ रहा है। जो पहला नंबर होता है इसको इन जनरल जो है हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। इन जनरल जैसे कि इन जनरल अगर सभी एंट्रीज को नाम देना हो तो सभी एंट्रीज का नाम इन जनरल जो है हम A I J से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इन जनरल सभी एंट्रीज का नाम जो है AIJ से रिप्रेजेंट करते हैं। AIJ यहाँ इन एंट्रीज में से कोई भी एंट्री हो सकती है। आई की जगह अगर हम 1 और जे की जगह 1 रखेंगे तो ये वाली एंट्री बन जाएगी। आई की जगह 1 और अगर जे की जगह 2 रखेंगे तो आपके पास ये वाली एंट्री बन जाएगी। आई की जगह 1 और जे की जगह 3 रखेंगे तो आपके पास ये वाली एंट्री बन जाएगी। इसी तरह अगर आप जो है वो आई की जगह 2 और जे की जगह 1 रखेंगे तो आपके पास जो है वो ये वाली एंट्री बन जाएगी। आई की जगह 2 और जे की जगह 2 रखेंगे तो आपके पास जो है वो ये वाली एंट्री बन जाएगी। तो AIJ जो है वो सभी एंट्रीज की पोजीशन को जो है इन जनरल रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक है, अब IJ की जगह अगर आप नंबर लगा देंगे तो आपको पर्टिकुलरली डिफरेंट पोजीशन वाली एंट्रीज जो है मिलेंगी। जैसे कि यहाँ पे मैंने ऊपर लिखी हुई है, ठीक है, ये वाली IJ की जगह नंबर लगे हुए हैं। तो जिन एंट्रीज के केस में आई और जे आपस में इक्वल होते हैं, अगर आप उनको देखें स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में, याद रखना स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में बात कर रहा हूँ, तो स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में जिन एंट्रीज के ये वाले नंबर आपस में इक्वल होते हैं वो एंट्रीज कौन सी होती हैं, वो एंट्रीज आपके पास ये वाली एंट्रीज होती हैं। और ये वाली एंट्रीज कौन सी है, ये वाली एंट्रीज डायगोनल एंट्रीज हैं। ठीक है, अगर बाकी एंट्रीज की बात की जाए, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से अगर मैं इस जीरो की बात करता हूँ तो ये जीरो कोई बताएगा कौन सी रो और कौन से कॉलम में है,
दूसरी पहली रो और दूसरे कॉलम। ठीक है। अब ये क्या होगा, A12 मीन्स पहली रो और दूसरा कॉलम, ये आपके पास क्या है, 0 है। उसके बाद इसी तरह अगर इस 5 की बात की जाए तो 5 आपके पास पहली रो और तीसरे कॉलम में है, तो 5 आपके पास होगा A13 इज इक्वल टू 5। इस तरह जितनी भी नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 8 है, इसकी बात करें तो 8 आपके पास कौन सा है, 8 आपके पास यहाँ पे है तीसरी रो और पहले कॉलम में, तो 8 का बनेगा A31 इज इक्वल टू 8। तो अगर आप, ये मैंने कुछ नॉन डायगोनल एंट्रीज नीचे लिखी हैं, सारी नहीं लिखी, कुछ ही लिखी हैं। इन नॉन डायगोनल एंट्रीज को अगर आप देखें और फिर अगर आप जो डायगोनल एंट्रीज को देखें और इनके बाद उसके बाद इनकी जो आई जे वाले नंबर आ रहे थे उनको अगर आप कंपेयर करें, तो जो डायगोनल एंट्रीज हैं उनके जो आई जे वाले नंबर क्या होते हैं, हम स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में, याद रखना फिर कह रहा हूँ, स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में ये जो डायगोनल एंट्रीज होती हैं उनके ये वाले नंबर क्या होते हैं, हमेशा आपस में आई और जे क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। लेकिन जो डायगोनल नॉन डायगोनल एंट्रीज होती हैं, जो डायगोनल एंट्रीज के अलावा एंट्रीज होती हैं, उनके अगर आप ये वाले नंबर देखेंगे तो ये वाले नंबर जो है हमेशा आपस में डिफरेंट होंगे, ठीक है, कभी भी ये वाले सेम नहीं होंगे स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में। तो जब अब आप जो इन जनरल जो है वो ए आई जे की बात कर रहे हो, ए आई जे लेट्स से ये वाला ए आई जे, इसका मतलब ये है कि आप मैट्रिक्स के अंदर सभी एंट्रीज की बात कर रहे हो, ठीक है। लेकिन अगर आप ए आई जे लिखने के बाद अगर साथ में आप ये लिख देते हो आई इज इक्वल टू जे, इसका मतलब ये है कि आप सब ए आई जे जो है वो मैट्रिक्स के अंदर वाले एंट्रीज की बात कर रहे हो, लेकिन सभी की बात नहीं कर रहे, सिर्फ उन एंट्रीज की बात कर रहे हो जिन एंट्रीज के केस में आई और जे के हैं आपस में इक्वल है। तो जब भी कहीं लिखा हो ए आई जे और उसके बाद आगे लिखा हो आई इज इक्वल टू जे, इसका मतलब ये है कि वो सारी की सारी डायगोनल एंट्रीज की बात हो रही है, ठीक है। उसी तरह अगर आपके पास यहाँ पे जो है ए आई जे लिखा हुआ हो लेकिन साथ में ये लिखा हो आई इज नॉट इक्वल टू जे, इसका मतलब ये है कि ए आई जे का मतलब ये है कि मैट्रिक्स की सारी एंट्रीज की बात हो रही है, और आई इज नॉट इक्वल टू जे का मतलब ये है कि उन एंट्रीज की बात हो रही है, उन सारी एंट्रीज की बात हो रही है जिनके केस में आई नॉट इक्वल टू जे है। अब आई नॉट इक्वल टू जे किन के केस में है, आई नॉट इक्वल टू जे होता है नॉन डायगोनल एंट्रीज के केस में। इसका मतलब ये है कि सारी की सारी नॉन डायगोनल एंट्रीज की बात हो रही है, डायगोनल एंट्रीज की बात जो है वो नहीं हो रही, ठीक है। ये कंडीशन अगर साथ में एक्स्ट्रा लगाई हुई होगी तो फिर आपको भी देखना पड़ेगा कौन सी एंट्रीज बन रही हैं। अगर ये वाली कंडीशन नहीं लगी हुई, सिर्फ सिंपली ए आई जे लिखा है, इसका मतलब डायगोनल एंट्रीज और नॉन डायगोनल एंट्रीज सभी की बात हो रही है। लेकिन अगर ये वाली कंडीशन साथ में लगा देते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आई नॉट इक्वल टू जे लगा दिया है, इसका मतलब ये है कि नॉन डायगोनल एंट्रीज की बात हो रही है, और अगर आई इज इक्वल टू जे लिख दिया है, इसका मतलब ये है कि डायगोनल एंट्रीज की जो है वो बात हो रही है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में ऐसा ही होता है, जब भी आप उन एंट्रीज को जो है वो इस ए आई जे के फॉर्म में लिखेंगे देखेंगे या इस तरह इन पर्टिकुलर देखेंगे जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इससे सारा का सारा, तो डायगोनल एंट्रीज जो होती हैं उनके केस में आई और जे आपस में हमेशा इक्वल होता है, और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज होती हैं उनके केस में आई और जे आपस में इक्वल कभी भी नहीं होता। तो जब भी ये ए आई जे के साथ अगर आई इज इक्वल टू जे लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि डायगोनल एंट्रीज की बात हो रही है। अगर आई इज नॉट इक्वल टू जे लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि नॉन डायगोनल एंट्रीज की जो है वो बात हो रही है। तो डायगोनल एंट्रीज कुछ और कंसेप्ट है और डायगोनल मैट्रिक्स जो है वो कुछ और कंसेप्ट है, ठीक है। डायगोनल एंट्रीज मीन्स के स्क्वायर मैट्रिक्स की इन एंट्रीज की बात हो रही है जिनके केस में आई इज इक्वल टू जे होता है, ठीक है। और डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है उसकी ये सारी की सारी डेफिनेशन लिखी हुई है, जिसको मैंने जो है वो वर्डिंग में भी जो है वो आप लोगों को लिख के बताया था। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोग जो है वो डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन पढ़ रहे थे। डायगोनल मैट्रिक्स को जो है एक बार फिर से जो मैट्रिक्स की डेफिनेशन को एक बार फिर से मैं रिकॉल कर लेता हूँ। डायगोनल मैट्रिक्स को कौन सा मैट्रिक्स होता है, a square matrix A is said to be a diagonal matrix if its all non-diagonal entries are zero, aij is equal to zero for I is not equal to j। इसका मतलब ये है कि उसकी सारी की सारी नॉन डायगोनल एंट्रीज क्या हो, जीरो हो, and at least one of aij is not equal to zero for I is equal to j। और I is equal to j का मतलब ये होता है कि वो वाली एंट्रीज जो कि डायगोनल एंट्रीज हैं, तो डायगोनल एंट्रीज में आपके पास क्या होना चाहिए, कम से कम एक एंट्री जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो होनी चाहिए। तो अगर किसी मैट्रिक्स की सारी नॉन डायगोनल एंट्रीज जो है वो क्या है, जीरो हैं, और डायगोनल एंट्रीज में कम से कम एक एंट्री जो है वो नॉन जीरो है, तो ऐसे मैट्रिक्स को, ऐसे स्क्वायर मैट्रिक्स को हम कहेंगे कि वो क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है। एग्जांपल आपके सामने यहाँ पे लिखी हुई है, आप खुद से भी एग्जांपल बना सकते हैं, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स लिखें। लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं 2 + 2 का लिखता हूँ एक मैट्रिक्स जिसमें जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो क्या है, उनमें कम से कम एक एंट्री जो है वो नॉन जीरो रख देते हैं,
ठीक है, ताकि डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन बन सके। उसके अलावा जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं ये वाली, उन सभी को क्या कर देना है, 0 कर देना है। तो 2x2 ऑर्डर का जो स्क्वायर मैट्रिक्स है उसके केस में जो नॉन डायगोनल एंट्रीज बनती हैं वो सिर्फ ये वाली दो बनती हैं कि ये वाली और ये वाली। तो जितनी भी नॉन डायगोनल एंट्रीज बनती हैं स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में उनको 0 कर दें, और जो आपकी डायगोनल एंट्रीज है उनमें से कम एक एंट्री जो है वो आप नॉन 0 रख दें। तो मैंने 2 को नॉन 0 रख दिया, चाहे तो इस 0 को भी जो है वो 8 कर सकते हैं, फिर भी आपको जो है वो कम से कम एक एंट्री जो है वो नॉन 0 मिल रही है डायगोनल एंट्रीज में से। तो ये मैट्रिक्स आपके पास क्या है, ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है। इस तरह आप 3x3 4x4 ऑर्डर का भी डायगोनल मैट्रिक्स जो है वो खुद से लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है स्केलर मैट्रिक्स की। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, स्केलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन भी डायगोनल मैट्रिक्स से मिलती जुलती है, बस थोड़ा सा एक फ़र्क है वो आपको यहाँ पे मैं बताता हूँ। स्केलर मैट्रिक्स के लिए भी आपके पास जो है वो गिवन ओरिजिनल जिस मैट्रिक्स का आप लोगों ने चेक करना है उसका स्केलर मैट्रिक्स होना जो है लाजमी है। उसके बाद नेक्स्ट ये है कि स्केलर मैट्रिक्स अगर आपके पास कोई हो तो उसको स्केलर मैट्रिक्स जो है वो कब कहेंगे, तब कहेंगे जब ए आई जे इज इक्वल टू 0 हो। और ए आई जे कब, जब आई इज नॉट इक्वल टू जे हो। अब आई इज नॉट इक्वल टू जे कब होता है, जब एंट्रीज आपके पास जो है वो नॉन डायगोनल हो। तो स्केलर मैट्रिक्स के केस में यही कह रहे हैं कि आपकी सारी की सारी नॉन डायगोनल एंट्रीज क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। और क्या कह रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि ए आई जे इज इक्वल टू के होना चाहिए फॉर आई इज इक्वल टू जे, कि जब आई इज इक्वल टू जे हो तब ए आई जे इज इक्वल टू के होना चाहिए, फिर के इज नॉन जीरो स्केलर, स्केलर मीन्स रियल नंबर। तो आई इज इक्वल टू जे का मतलब ये होता है डायगोनल एंट्रीज। तो कह रहा है कि जब डायगोनल एंट्रीज होंगी वो सारी की सारी क्या होनी चाहिए, कोई ना कोई नॉन जीरो नंबर या रियल नंबर के होना चाहिए। और जितनी भी नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं यानी कि आई इज नॉट इक्वल टू जे, वो सारी की सारी क्या होनी चाहिए, वो 0 होनी चाहिए। तो अगर ये वाली बात किसी मैट्रिक्स में पाई जा रही है, स्क्वायर मैट्रिक्स में पाई जा रही है, तो उसको हम क्या कहेंगे, स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। तो याद रखें डायगोनल मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन में थोड़ा सा ही फर्क है। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या कहते हैं कि आपकी सारी की सारी नॉन डायगोनल एंट्रीज 0 होनी चाहिए, स्केलर मैट्रिक्स में भी यही कहते हैं। लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स में क्या कहते हैं कि कम से कम एक एंट्री जो है वो नॉन 0 होनी चाहिए। लेकिन जो स्केलर मैट्रिक्स है उसमें क्या कहते हैं कि आपकी जो सारी की सारी डायगोनल एंट्रीज हैं वो सारी की सारी कोई ना कोई एक फिक्स जो है वो नॉन जीरो स्केलर होनी चाहिए। उसको जैसे इन जनरल के से रिप्रेजेंट किया है कि आपके पास 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, -1/2 भी हो सकता है। कोई ना कोई के जो है आपके पास कोई नॉन जीरो रियल नंबर या स्केलर होना चाहिए। और सारी की सारी डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो वही फिक्स नॉन जीरो नंबर जो है होना चाहिए जो भी आप लिखेंगे, ठीक है। तो और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज है वो आपके पास सारी की सारी 0 होनी चाहिए। तो इस केस में जो आपके पास जो मैट्रिक्स बनेगा उसको स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। और दूसरे में भी डेफिनेशन लिखी हुई है यहाँ पे स्केलर मैट्रिक्स की, आर डायगोनल मैट्रिक्स हैविंग इक्वल डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है, इज कॉल्ड आ स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो जो अगर आपके पास कोई डायगोनल मैट्रिक्स ऐसा मौजूद है जिसकी सारी की सारी डायगोनल एंट्रीज के हैं आपस में इक्वल हैं, तो वो फिर क्या बन जाएगा, वो स्केलर मैट्रिक्स भी बन जाएगा। ये दूसरे वे में जो है वो डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन लिखी हुई है। तो आप चाहे तो इस वे में डिफाइन करें, चाहे आप इस वे से डिफाइन करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ आप इस तरह भी डिफाइन करते हैं जैसे मैंने पहले एक बार जो है वो प्रीवियस मीटिंग में जो है वो डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन लिख के बताई थी। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी स्केलर मैट्रिक्स इफ इट्स ऑल नॉन डायगोनल एंट्रीज आर 0 एंड ऑल मेन डायगोनल एंट्रीज आर सम फिक्स नॉन जीरो स्केलर इज कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स। तो आप अपनी वर्डिंग में जो भी लिख के बता सकते हैं कि ऐसा मैट्रिक्स जिसकी सारी की सारी डायगोनल एंट्रीज क्या हों, सॉरी सारी की सारी नॉन डायगोनल एंट्रीज क्या हों, 0 हों, और जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो सारी की सारी जो है कोई ना कोई फिक्स नॉन जीरो स्केलर हो। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे कि वो क्या है, स्केलर मैट्रिक्स है। तो 2-3 वे से डेफिनेशन कर ली हम लोगों ने। अब जिस वे से आपको इजी लगता है उस वे से जो है डिफाइन कर सकते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे लिखी हुई है। ये आपके पास जो है वो एक स्केलर मैट्रिक्स है जिसकी सारी की सारी नॉन डायगोनल एंट्रीज क्या है, 0 है, और जो मेन डायगोनल एंट्रीज हैं वो क्या है, कोई ना कोई फिक्स नंबर है। उस तरह ये भी आपके पास क्या है, एक स्केलर मैट्रिक्स है। तो जो आपकी मेन डायगोनल एंट्रीज है वो नॉन जीरो नंबर होना चाहिए, पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है, इस तरह भी हो सकता है -√2 -√2 -√2, या फ्रैक्शन भी हो सकता है। यहाँ पे 4 है तो आप यहाँ पे 1/4 भी कर सकते हैं, 1/4 भी कर सकते हैं, 1/4 भी कर सकते हैं। तो नॉन जीरो नंबर कोई ना कोई होना चाहिए आपकी डायगोनल एंट्रीज, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, जो मर्जी हो। और बाकी जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो क्या नहीं चाहिए, वो 0 नहीं चाहिए। तो आपका ये मैट्रिक्स बन जाएंगे, ये बन जाएंगे स्केलर मैट्रिक्स। तो आप खुद से भी इस टाइम जो है वो से एग्जाम्पल जो है स्केलर मैट्रिक्स की लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है यूनिट मैट्रिक्स की। यूनिट मैट्रिक्स की डेफिनेशन भी इसी तरह ही है। स्क्वायर मैट्रिक्स is said to be unit matrix or identity matrix if its all non-diagonal entries are 0। ये non-diagonal entries हैं for i not equal to j, ai j is equal to 0 means सारी की सारी non-diagonal entries क्या हो, 0 हो।
एंड ए आई जे इज इक्वल टू 1 हो फॉर आई इज इक्वल टू जे। ठीक है, आई इज इक्वल टू जे कब होता है? जब आप डायगोनल एंट्रीज की बात कर रहे होते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स की इसमें। तो कहता है जब आई इज इक्वल टू जे हो तो जितने भी ए आई जे हैं वो सारे के सारे क्या हो? 1 हो। यानी कि जो आपकी जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो सारी की सारी क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। और जितने भी ए आई जे हैं वो सारे के सारे 0 होने चाहिए। जब आई आपका जो है वो नॉट इक्वल टू जे हो, आई नॉट इक्वल टू जे कब होता है? जब आपकी एंट्रीज जो है वो नॉन डायगोनल एंट्रीज हो। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसकी सारी की सारी नॉन डायगोनल एंट्रीज क्या हो? 0 हो। और उसकी जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो सारी की सारी क्या है? वो नंबर 1 हो। ये मतलब ये वाला 1 हो। तो इस तरह की फिर मैट्रिक्स को हम कहेंगे वो क्या है? यूनिट मैट्रिक्स है या आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। एग्जाम्पल यहाँ पे इसके आप लिखी हुई है, आसानी है, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। ये मैट्रिक्स देख लें। इस मैट्रिक्स के केस में भी आपको जो है वो नॉन डायगोनल एंट्रीज तो कोई मिलेंगी नहीं, क्योंकि 1 क्रॉस 1 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। एक ही डायगोनल एंट्री है, वो क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। तो ये भी आपके पास 1 क्रॉस 1 ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स है या 1 ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स है। उसके बाद ये आपके पास 2 ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स है। सारी की सारी डायगोनल एंट्रीज के आपके पास 1 है और नॉन डायगोनल एंट्रीज के हैं 0 है। उसके बाद ये आपके पास 3 ऑर्डर का जो है वो यूनिट मैट्रिक्स है। सारी की सारी डायगोनल एंट्रीज आपके पास 1 है और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो सारी की सारी क्या है? 0 है। तो ये आपके पास क्या है? यूनिट मैट्रिक्स है। तो आप देख सकते हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स की, यूनिट स्केलर मैट्रिक्स की और यूनिट मैट्रिक्स की डेफिनेशन जो है वो आपस में तकरीबन जो है मिलती जुलती हैं, थोड़ा थोड़ा फर्क ही आ रहा है। अगर आप यूनिट मैट्रिक्स को देखें तो यूनिट मैट्रिक्स आपके पास जो है वो एक तरह का एक स्केलर मैट्रिक्स भी है कि यूनिट मैट्रिक्स जो है स्केलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। स्केलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन ये थी कि आपके जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो सारी की सारी क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। और जो डायगोनल एंट्री है वो कोई ना कोई फिक्स नॉन जीरो नंबर होना चाहिए। तो यूनिट मैट्रिक्स में भी ये चीज़ बात पाई जा रही है कि सारी की सारी नॉन डायगोनल एंट्रीज क्या हैं? 0 हैं। और जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो सारी की सारी क्या है? कोई ना कोई फिक्स नंबर है। तो इसका मतलब यूनिट मैट्रिक्स को आप स्केलर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। और उसके अलावा इस यूनिट मैट्रिक्स को आप डायगोनल मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या थी कि सारी की सारी डायगोनल नॉन डायगोनल एंट्रीज क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। और जो मेन डायगोनल वाली एंट्रीज है उनमें कम से कम एक एलिमेंट आपको नॉन जीरो मिलना चाहिए। तो यहाँ पे आपको कम से कम एक एलिमेंट जो नॉन जीरो मिल रहा है यूनिट मैट्रिक्स के केस में, डायगोनल एलिमेंट्स में। तो यूनिट मैट्रिक्स को आप डायगोनल मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। तो यूनिट मैट्रिक्स के आपके 3 नाम बन रहे हैं। यूनिट मैट्रिक्स को हम स्केलर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं और डायगोनल मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। इसी तरह आपका जो स्केलर मैट्रिक्स है ये वाला, इस स्केलर मैट्रिक्स को हम जो है वो डायगोनल मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, क्योंकि ये डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ से फिर ये चीज़ क्लियर हो जाएगी, जो यूनिट मैट्रिक्स है आपका वो स्केलर मैट्रिक्स भी है और डायगोनल मैट्रिक्स भी है। और इस तरह जो स्केलर मैट्रिक्स है आपके पास वो डायगोनल मैट्रिक्स भी है। लेकिन अगर आपके पास कोई डायगोनल मैट्रिक्स लिखा हुआ हो तो ज़रूरी नहीं है कि वो स्केलर मैट्रिक्स भी हो। वो स्केलर मैट्रिक्स हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक डायगोनल मैट्रिक्स की एग्जांपल है, ये भी आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स की एग्जांपल है। ये डायगोनल मैट्रिक्स जो है वो स्केलर मैट्रिक्स नहीं है। इनमें से कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स जो है वो स्केलर मैट्रिक्स नहीं है। लेकिन अगर इन डायगोनल मैट्रिसेस में जो है जो डायगोनल एंट्रीज लिखी हुई हैं, सभी एंट्रीज को मैं फिक्स कर दूँ, यानी कि 6 को भी 2 कर दूँ, इस 3 को भी 2 कर दूँ, अब ये आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स तो है ही है। ठीक है, लेकिन अब ये क्या बन गया? अब ये स्केलर मैट्रिक्स भी बन गया। तो ये वाला डायगोनल मैट्रिक्स जो है वो स्केलर मैट्रिक्स भी है और जो ये वाला डायगोनल मैट्रिक्स है, ये वाला डायगोनल मैट्रिक्स जो है वो स्केलर मैट्रिक्स नहीं है। तो डायगोनल मैट्रिक्स जो है वो स्केलर मैट्रिक्स हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता इस तरह। लेकिन जो स्केलर मैट्रिक्स है वो हमेशा डायगोनल मैट्रिक्स जो है वो होता है। इसी तरह जो डायगोनल मैट्रिक्स है वो यूनिट मैट्रिक्स भी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। फॉर एग्जांपल अभी मैं क्या करूँ, यहाँ पे 2 की जगह जो है वो 1 कर दूँ, 6 की जगह 1 कर दूँ, 3 की जगह 1 कर दूँ। अब ये डायगोनल मैट्रिक्स अभी भी है, लेकिन अब ये क्या बन गया? यूनिट मैट्रिक्स भी बन गया है। ठीक है, लेकिन ये वाला डायगोनल मैट्रिक्स लिखा हुआ है यूनिट मैट्रिक्स नहीं है। तो अगर कोई आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स लिखा हुआ है, इन जनरल अगर आप डायगोनल मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, तो वो यूनिट मैट्रिक्स हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, उसकी छोटी नहीं है। लेकिन जो यूनिट मैट्रिक्स होता है वो लाजमी बात है वो डायगोनल मैट्रिक्स भी होता है। तो कन्वर्सेस जो है वो होल्ड नहीं करते हैं। हर यूनिट मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स होता है और हर स्केलर मैट्रिक्स जो है वो डायगोनल मैट्रिक्स होता है। लेकिन जो डायगोनल मैट्रिक्स होता है वो जरूरी नहीं है स्केलर मैट्रिक्स हो, और जो स्केलर मैट्रिक्स होता है वो जरूरी नहीं है कि यूनिट मैट्रिक्स हो। वो हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। वो आपकी जो भी मैट्रिक्स लिखा हुआ है उस पर डिपेंड करता है। यही नोट जहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे एवरी स्केलर एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? डायगोनल मैट्रिक्स होता है। हर स्केलर मैट्रिक्स भी डायगोनल मैट्रिक्स होता है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी क्या होता है? डायगोनल मैट्रिक्स होता है। बट इट्स कन्वर्स मे और मे नॉट बी ट्रू, के कन्वर्स सही हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। वो आपके फिर एग्जाम्पल पे डिपेंड करता है कि वो कन्वर्स होल्ड करता है या नहीं करता। उसके बाद नेक्स्ट है एक्सरसाइज 5.1।
एक्सरसाइज 5.1 में जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि पहले क्वेश्चन में आपको जो 10 पार्ट्स दिए गए हैं, हर पार्ट में आपको कोई ना कोई मैट्रिक्स जो है वो दिया गया है डिफरेंट ऑर्डर का, डिफरेंट टाइप का। आप लोगों ने क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कौन कौन से मैट्रिसेस जो है वो स्क्वायर मैट्रिसेस हैं, कौन कौन से मैट्रिसेस जो है वो रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस हैं, कौन कौन से मैट्रिसेस जो है रो मैट्रिसेस हैं, कॉलम मैट्रिसेस हैं, यूनिट मैट्रिसेस हैं एंड नल मैट्रिसेस हैं। तो हर मैट्रिक्स को बारी बारी चेक करना है आपने कि वो कौन कौन सा मैट्रिक्स जो है बन सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैट्रिक क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट अगर आप देखें तो ये मैट्रिक्स लिखा हुआ है, इसका ऑर्डर हमारे पास 2 है, या कहने के 2x2 है, तो ये आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स तो बन गया है। ठीक है, अब जो स्क्वायर है तो इसका मतलब ये कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जो है वो ये नहीं है। उसके अलावा ये रो मैट्रिक्स भी नहीं है क्योंकि एक रो नहीं है, कॉलम मैट्रिक्स भी नहीं है क्योंकि एक कॉलम नहीं है, और उसके अलावा ये यूनिट मैट्रिक्स भी नहीं है क्योंकि यूनिट मैट्रिक्स की भी डेफिनेशन पड़ी है, ये उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, और उसके अलावा नल मैट्रिक्स भी नहीं है क्योंकि सारी एंटी जीरो नहीं है। तो ये सिर्फ क्या है, ये आपके पास ये स्क्वायर मैट्रिक्स ही बनता है ये वाला। उसके बाद अगर दूसरे पार्ट की बात की जाए, दूसरा पार्ट ये जो है वो आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स जो है वो ये स्क्वायर मैट्रिक्स तो नहीं है कि रो नंबर ऑफ रोज और कॉलम आपस में डिफरेंट है, इसलिए ये आपके पास क्या होगा, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बन गया है, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। और उसके अलावा ये रो मैट्रिक्स भी है क्योंकि इसमें एक ही रो आ रही है, इसलिए ये रो मैट्रिक्स भी है। कॉलम मैट्रिक्स जो है वो नहीं है ये वाला, यूनिट मैट्रिक्स भी नहीं है और नल मैट्रिक्स भी नहीं है। तो इस मैट्रिक्स के फिर आपको 2 नाम मिल गए हैं, ये मैट्रिक्स आपके पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है और रो मैट्रिक्स भी है। तो इस तरह एक मैट्रिक्स के एक से ज़्यादा नाम हो सकते हैं, वो आप लोगों ने खुद जज करना है इसको कौन कौन से मैट्रिक्स का नाम जो है वो दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखें, ये वाला मैट्रिक्स आपके पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है और नल मैट्रिक्स भी है, तो इसके 2 नाम बन गए हैं। तो आपके मैट्रिक्स पे डिपेंड करता है ये कौन सा मैट्रिक्स जो है बन सकता है। तो इस तरह बाकी जो मैट्रिक्स लिखे हैं उनके नाम देख लीजिएगा, उनके कौन कौन से नाम बन सकते हैं उनको आइडेंटिफाई करके आप बता सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में ये कहा गया है, फ्रॉम दी फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई द डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स एंड यूनिट मैट्रिक्स। तो अभी आप लोगों ने जो है वो आज की मीटिंग में डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स की डेफिनेशंस को पढ़ा है, तो मैट्रिक्स को देख के बता सकते हैं कि कौन सा मैट्रिक्स जो है वो डायगोनल है, स्केलर है, यूनिट मैट्रिक्स है। तो क्वेश्चन नंबर 2 के पहले पार्ट की बात की जाए तो ये आपके पास जो है वो डायगोनल मैट्रिक्स तो बन रहा है क्योंकि इसके सारी की सारी नॉन डायगोनल एंट्रीज क्या हैं, 0 हैं, और जो डायगोनल एंट्रीज हैं उनमें कम से कम एक एंट्री जो आपको नॉन जीरो मिल रही है, तो ये आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स बन जाएगा। स्केलर मैट्रिक्स नहीं होगा क्योंकि जितनी भी डायगोनल एंट्रीज आ रही हैं हमारे पास वो सारी की सारी कोई फिक्स नंबर नहीं है, इसलिए स्केलर मैट्रिक्स तो नहीं होगा। अगर स्केलर मैट्रिक्स नहीं है तो फिर यूनिट मैट्रिक्स भी नहीं होगा ये वाला। उसके बाद नेक्स्ट मैट्रिक्स की बात की जाए जो पार्ट नंबर 2 में दिया गया है, ये पार्ट नंबर 2 में जो आपको मैट्रिक्स दिया गया है ये आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स भी है क्योंकि इसकी सारी की सारी नॉन डायगोनल एंट्रीज क्या हैं, 0 हैं, और जो मेन डायगोनल वाली एंट्रीज है उनमें कम से कम एक एंट्री आपको नॉन जीरो मिल रही है। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, ये आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स भी है। उसके अलावा ये आपके पास स्केलर मैट्रिक्स भी है क्योंकि आपको जितनी भी नॉन डायगोनल एंट्रीज मिल रही हैं वो सारी की सारी जो है वो फिक्स नंबर कोई ना कोई मिल रहा है, तो ये स्केलर मैट्रिक्स भी है और ये यूनिट मैट्रिक्स भी है, तो तीनों इसके नाम बन जाएंगे इस मैट्रिक्स के ये वाले। इस तरह जो बाकी मैट्रिक्स हैं आप उनको भी जो है उनके नाम दे के बता सकते हैं कि वो कौन कौन से वाले मैट्रिक्स जो है वो बन रहे हैं। अब इस मैट्रिक्स की अगर बात की जाए तो ये भी मैट्रिक्स आपके पास जो है डायगोनल मैट्रिक्स है, लेकिन ये स्केलर मैट्रिक्स नहीं है और यूनिट मैट्रिक्स भी नहीं है ये वाला मैट्रिक्स। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड ट्रांसपोज ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ट्रांसपोज है मैंने आप लोगों को सिखाया हुआ है, ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, ये क्वेश्चन आप लोग खुद ही कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। तो जितने ही मैट्रिसेस लिखे हुए हैं यहाँ पे ABCDEF तक, इन सभी मैट्रिसेस को देख के आप लोगों ने बताना है कि कौन कौन से मैट्रिसेस जो है आपस में इक्वल हैं। तो इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन मैंने आप लोगों को प्रीवियस मीटिंग में बताई थी कि 2 मैट्रिसेस आपस में इक्वल तब भी हो सकते हैं जब उनके ऑर्डर सबसे पहले आपस में सेम हो, उसके बाद उनकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज क्या हो आपस में इक्वल हो। तो इनमें से जिन मैट्रिसेस को हम लोगों ने इक्वल कहना है, सबसे पहले देखें कि उनके ऑर्डर आपस में इक्वल है या नहीं। तो अगर सबसे पहले मैट्रिक्स ए की बात की जाए तो मैट्रिक्स ए का ऑर्डर आपके पास क्या है, 2x2। इसका मतलब 2x2 को हम किसी और 2x2 के मैट्रिक्स के इक्वल ही कह सकते हैं, किसी और ऑर्डर के मैट्रिक्स के इक्वल नहीं कह सकते। तो यहाँ पे और कौन कौन से मैट्रिक्स है जिनका ऑर्डर 2x2 है, ए के अलावा यहाँ पे एक मैट्रिक्स ई लिखा हुआ है जिसका ऑर्डर आपके पास क्या 2x2 है, और उसके अलावा कोई और मैट्रिक्स नहीं है जिसका ऑर्डर जो है वो 2x2 हो। इसका मतलब ये है
कि ए और ई के ही चांसेस हैं कि वो आपस में इक्वल हो सकते हैं, उसके अलावा और किसी मैट्रिक्स के चांस नहीं है यहाँ पे कि वो ए के इक्वल हो। तब हम क्या करते हैं, ई की एंटीज को भी जो है वो ए की एंटीज के साथ कंपेयर करके देख लेते हैं कि वो भी आपस में इक्वल आती हैं नहीं आती। अगर वो भी आपस में इक्वल आ गई तो हम क्या देंगे कि दोनों मैट्रिक्स क्या हैं, आपस में इक्वल हैं। तो एंट्रीज की अगर बात की जाए तो जो मैट्रिक्स ए है उसकी पहली एंट्री या पहली रो और पहले कॉलम वाली एंट्री जो है वो क्या 2 आ रही है, और ई की भी पहली रो और पहले कॉलम वाली एंट्री जो है वो 1+1 मीन्स कि वो भी 2 ही आ रही है। उसके बाद ए की पहली रो और दूसरे कॉलम वाली एंट्री जो है वो 4 है, ई की भी पहली रो और दूसरे कॉलम वाली एंट्री जो है 3+1 4 ही है। उसके बाद ए की दूसरी रो और पहले कॉलम वाली एंट्री क्या है आपके पास 6 है, और ई की दूसरी रो और पहले कॉलम वाली एंट्री 7-1 6 ही है। उसी तरह 8 की बात की जाए जो कि दूसरी रो और दूसरे कॉलम वाली एंट्री है, तो ए और ई दोनों की भी दूसरी रो और दूसरे कॉलम वाली एंट्री क्या आ रही है, आपस में सेम ही आ रही है, इक्वल ही आ रही है, और दोनों मैट्रिसेस के ऑर्डर भी आपस में इक्वल हैं, सेम है। इसका मतलब ये है कि दोनों मैट्रिसेस क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो ए और ई के अलावा कोई भी 2x2 के ऑर्डर के मैट्रिसेस जो हैं वो आपस में इक्वल यहाँ पे आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि और कोई 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स यहाँ पे लिखा ही नहीं हुआ। तो कोई बात नहीं, बाकी जो बाकी मैट्रिक्स लिखे हुए हैं उनकी बात कर लेते हैं। ए और ई के अलावा बाकी जो मैट्रिक्स लिखे हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक मैट्रिक्स भी लिखा हुआ है, इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर हमारे पास है 2 रोज और 1 कॉलम, तो इसका ऑर्डर आपके पास है 2x1। तो अब देख लेते हैं कि आपको जो गिवन मैट्रिक्स दिए गए हैं इनमें और कौन कौन से मैट्रिक्स है जिनका ऑर्डर 2x1 है। तो वही मैट्रिक्स होंगे जिनका मैट्रिक्स बी के इक्वल होने का चांस जो है वो बन सकता है। तो मैट्रिक्स जो सी है इसका ऑर्डर भी क्या है, 2x1 है। उसके अलावा जो मैट्रिक्स डी है इसका ऑर्डर भी 2x1 है। तो 2x1 ऑर्डर की आपको 3 मैट्रिक्स जो है वो मिल रहे हैं। अब इनकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को कंपेयर करके दे लेते हैं कि वो भी आपस में इक्वल आती हैं या नहीं आती है। अगर इक्वल वो भी आएंगे तब उन दो मैट्रिक्स को हम आपस में इक्वल कहेंगे। तो जो मैट्रिक्स बी है उसकी पहली एंट्री 3 है, जो मैट्रिक्स सी है उसकी पहली एंट्री -2 है। इसका मतलब ये है कि बी और सी जो है ये आपस में इक्वल नहीं है, इनकी बात तो यहाँ पे ख़त्म हो गई। ठीक है, उसके बाद बी की एंट्रीज को जो है वो कंपेयर करते हैं नेक्स्ट डी की एंट्रीज के साथ, देखते हैं कि वो आपस में इक्वल आती है नहीं आती। तो जो बी है उसकी पहली एंट्री 3 है, और जो डी है उसकी पहली एंट्री क्या है 2-4, वो किसके इक्वल होता है, वो -2 के इक्वल होता है। तो बी की पहली एंट्री डी की एंट्री के भी इक्वल, पहली एंट्री की इक्वल नहीं आ रही, इसका मतलब करस्पॉन्डिंग एंट्रीज आपस में इक्वल नहीं आ रही। तो जो बी मैट्रिक्स है वो मैट्रिक्स डी के भी इक्वल नहीं होगा। तब फिर बात किसकी रहेगी, या सी और डी की बात रहेगी है। तो सी और डी को भी हम आपस में कंपेयर करके देख लेते हैं कि उनके भी आंसर करस्पॉन्डिंग एंट्रीज के आंसर आपस में इक्वल आते हैं नहीं आते। तो डी की पहली एंट्री क्या आ रही है हमारे पास -2, और सी की पहली एंट्री जो है वो -2 ही आ रही है। इसी तरह जो डी है उसकी दूसरी एंट्री देखें तो 6 - 8 वो भी -2 है, और जो सी है उसकी भी दूसरी एंट्री जो है वो -2 ही है। इसका मतलब यहाँ पे अगर हमने सी और डी को कंपेयर किया है तो इनके ऑर्डर भी आपस में क्या है, इक्वल है, उनकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी आपस में इक्वल है। तो सी और डी क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो सी और डी आपस में इक्वल है, बी और सी आपस में इक्वल नहीं है, ना ही बी और डी आपस में इक्वल है। और एफ क्योंकि 1x1 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो एफ के अलावा कोई और 1x1 ऑर्डर का मैट्रिक्स यहाँ पे लिखा ही नहीं हुआ, इसलिए एफ जो है किसी भी मैट्रिक्स के इक्वल जो है यहाँ पे नहीं होगा। तो सभी मैट्रिक्स हमने चेक कर लिया कौन कौन से मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं और कौन कौन से मैट्रिक्स आपस में इक्वल नहीं है। एफ जो है किसी भी मैट्रिक्स के इक्वल नहीं बनता। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गया है कि आप लोगों ने एडिटिव इनवर्स जो है वो गिवन मैट्रिक्स के फाइंड करने हैं। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, ऐसा मैट्रिक्स जिसको गिवन मैट्रिक्स में ऐड करें वहाँ से हमारे पास 0 आ जाए। अगर आपके पास मैट्रिक्स को ए गिवन दिया गया है तो ऐसा मैट्रिक्स भी जिसको मैट्रिक्स ए में ऐड करें, तो ऐड करने के बाद आंसर हमारे पास जो है नल मैट्रिक्स या 0 मैट्रिक्स आ जाए, तो इस मैट्रिक्स बी को हम कहेंगे कि वो क्या है, ए का एडिटिव इनवर्स है। और अगर ऐसा मैट्रिक्स जिसको मैट्रिक्स बी ए के साथ अगर हम जो है वो मल्टीप्लाई करें, और मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे आंसर हमारे पास जो है वो यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम जो है फिर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहते हैं। ठीक है, ऐड याद रखें, ऐड करने से अगर नल मैट्रिक्स आए तो एडिटिव इनवर्स कहते हैं, और मल्टीप्लाई करने से अगर जो है वो यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए तो फिर जो है वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहते हैं। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे एडिटिव इनवर्स की बात हो रही है, तो हमने ऐसे मैट्रिक्स बताने हैं हर मैट्रिक्स के केस में जो कि आपको भी में दिए गए हैं कि जिनको
गिवन मैट्रिक्स में ऐड करने के बाद आंसर हमारे पास जो है वो नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स आ जाए, तो फिर वो जो हमने मैट्रिक्स बताया होगा वो क्या होगा, गिवन मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स होगा। वो ढूंढना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। जो भी मैट्रिक्स आपको दिया गया है, लेट से मैट्रिक्स ए है, उस मैट्रिक्स ए को क्या करो, उसकी हर एंट्री को क्या करो, माइनस से मल्टीप्लाई करके नया मैट्रिक्स लिख दो। फॉर एग्जांपल जो मैं नया मैट्रिक्स लिखता हूँ यहाँ पे मैट्रिक्स बी, कैसे लिखता हूँ, जो मैट्रिक्स ए है उसको माइनस से मल्टीप्लाई करके लिखता हूँ, या कहने के मैट्रिक्स ए जो की हर एंट्री है उसको माइनस से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देता हूँ। तो पहली एंट्री ए की 2 थी, तो मैं यहाँ पे बी की एंट्री -2 कर देता हूँ। दूसरी एंट्री ए की 4 थी, मैं बी की दूसरी एंट्री -4 कर देता हूँ। और ए की तीसरी एंट्री 0 थी, तो बी की तीसरी एंट्री वो 0 ही कर दूंगा, क्योंकि -0 + 0 एक ही बार होती है। अब ये जो मैट्रिक्स बी है, इसको अगर मैं जो इस मैट्रिक्स ए में ऐड करूँगा, तो ऐड करने के बाद आंसर मेरे पास जो है वो 0 आ जाएगा। तो मैट्रिक्स जो ए है उसमें अगर हम जो है वो ये जो मैट्रिक्स बी मैंने लिखा है इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा, मैट्रिक्स ए आपके पास जो है यहाँ पे आएगा, उसकी एंट्री आपके पास है 2 4 0, ये आपके पास मैट्रिक्स ए है। और जो मैट्रिक्स बी जो मैंने लिखा है उसको मैं यहाँ पे लिखूंगा, उसकी एंट्री क्या है -2 -4 और 0। इन दोनों मैट्रिक्स को जब हम आपस में ऐड करेंगे तो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज आपस में ऐड होंगी। 2 जब -2 में ऐड होगा तो हमारे पास 0 आ जाएगा, 4 -4 में ऐड होगा 0 होगा, 0 0 में ऐड होगा तो 0 होगा। इन दिए मुझे क्या मिल गया है, एक नल मैट्रिक्स जो है मिल गया है। इसका मतलब ये बी जो है, ये जो मैंने लिखा था यहाँ पे, ये वाला बी, ये बी जो है वो इस ए का एडिटिव इनवर्स होगा। तो इसी तरह आप जो है आपको जितने मैट्रिक्स दिए गए हैं, आपने अगर उन मैट्रिक्स के एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट करने हैं तो आप क्या करें कि नया मैट्रिक्स लिखें। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बी है, तो आप क्या नया मैट्रिक्स लेफ्ट से जो है वो सी लिखें। क्या करें, सी इस तरह लिखें कि बी की एंट्रीज जो भी हैं उनके जो है वो साइन चेंज करके यहाँ पे लिख दें। सी की बी की पहली एंट्री 3 है तो सी की पहली एंट्री -3 कर दें, दूसरी एंट्री 7 है तो सी की दूसरी एंट्री -7 कर दें। बी की दूसरी रो पहले कॉलम वाली एंट्री -1 है तो आप क्या कर दें, इसकी एंट्री को +1 कर दें। और इसकी जो है वो दूसरी रो दूसरे कॉलम वाली एंट्री -3 है तो आप क्या करें, इसकी एंट्री को जो है +3 कर दें। अब आप जो है इस सी को बी में ऐड करेंगे, ये जो बी यहाँ पे दिया गया ये वाला क्वेश्चन में, जब इस सी को इस बी में ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद आपको जो है वो नल मैट्रिक्स जो है मिल जाएगा। तो यहाँ पे ये चीज़ जो है वो कंफर्म हो जाएगी, ये जो सी है, ये सी इस मैट्रिक्स गिवन मैट्रिक्स बी का क्या है, एडिटिव इनवर्स है। इस तरह जितने मैट्रिक्स लिखे हुए हैं आप जो है इन सभी मैट्रिक्स के जो है वो एडिटिव इनवर्स जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे आप लोगों ने क्या करना है, उनके एंट्रीज जो है वो उनके साइन चेंज करके नया मैट्रिक्स जो बना लेना है। वो जो नया मैट्रिक्स बनेगा वो गिवन मैट्रिक्स का क्या होगा, एडिटिव इनवर्स होगा। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और 9 करने हैं। ये 4 क्वेश्चन जो हम लोग नेक्स्ट मीटिंग में करेंगे। फिर अभी की मीटिंग के लिए इतना ही काफ़ी है।